साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बिगुल बज चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव यादव भी हैं। सर, जिस तरह से मैं बात करूं, 2 दिन पहले बिहार में पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, और उसको मैं बात करूं तो लमसम 85 साल बाद वो बैठक हुई थी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जितने लोग मेरी बात सुने, उन लोगों से प्रार्थना है कि गौर से सुने, क्योंकि मैं पहला असेंबली का चुनाव 1962 में लड़ा था। तो हम तो 1962 से जो चुनाव शुरू हुआ, उस चुनाव को देखते आए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ छात्र जीवन में नारा लगाते थे। तो नेहरू से लेके मोदी तक इतने प्रधानमंत्री को देखे। अब बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के पहला मुख्यमंत्री बने थे आजाद भारत के। तो श्री बाबू के समय में भी छात्र आंदोलन में हम लोग विरोध में नारा लगाते थे समाजवादी युव जनसभा से। तो श्री बाबू से लेके और अभी नीतीश कुमार तक इतने मुख्यमंत्री को हमने देखा है, इतने। अब जोड़े आदमी तो कितना होंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अब बिहार में मोटा मोटी जो जात है, मोटा मोटी जात, वो सब जात का मुख्यमंत्री बना है। कम दिन के लिए हो कि ज्यादा दिन के लिए हो। भूमिहार भी बने, राजपूत भी बने, कायस्थ भी बने, ब्राह्मण भी बने। 5 दिन के लिए कुशवाहा मुख्यमंत्री भी सतीश प्रसाद बना, यादव भी मुख्यमंत्री बने, पासवान मुख्यमंत्री बने, रविदास जिसको कहीं अपने यहाँ मोची कहते हैं, तो उसमें भी राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने, मुसलमान में अब्दुल गफूर भी बने। तो बिहार के अंदर अति पिछड़ा में कर्पूरी ठाकुर भी बने, नाई। तो बिहार के अंदर मोटा मोटी जितनी जाति हैं, करीब करीब घुमा फिरा के बिहार ने 52 से लेके अब तक सबको अवसर दिया, थोड़ा थोड़ा। जब जब आया तो अवसर दिया। और सबसे कम संख्या वाली जाति है हजाम। कर्पूरी ठाकुर भी एक बार 77 में मुख्यमंत्री बने, एक बार थोड़े समय के लिए 71 में बने थे, 2 बार बने। तब बिहार के लोगों को कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी बैठे कि कोई हर पार्टी वाला जाके बैठे, उससे मतलब नहीं है। 85 साल के बाद बैठे कि 50 साल के बाद बैठे, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर इसको कभी कोई नोटिस लेना ही नहीं चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि बिहार के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या दृष्टि है। बाजार में मेला लगा हुआ है, रंग बिरंग का सामान बिक रहा है, लेकिन ग्राहक किसके दुकान में कितना खरीदार है, देखने की बात वो है, देखने की बात। तो जो वहां लोग हैं सो दूसरा, तो 35-40 बरस से नीचे का जो जवान युवक है, उसकी संख्या ज्यादा है। और आजकल हर पार्टी के अंदर में कूद फान करने वाला, मंच पर चमकने वाला, बूथ पर जाने वाला यही ग्रुप है। और इसकी संख्या ज्यादा है, मतदाता भी ज्यादा है। और इन लोगों ने तो नीतीश के राज के अलावा किसी का राज देखा ही नहीं। अगर 35 साल के हैं तो 20 साल से तो नीतीश से है। अब 10-12 वर्ष के थे तब इनको कुछ समझदारी हुई होगी। 15 वर्ष के राज तब तो पढ़ रहे थे हाई स्कूल में। तो जो 35 वर्ष से नीचे के युवा है, उन्होंने नीतीश के अलावा बाकी किसी राज को देखा ही नहीं, न पढ़ा, न उन राज के बारे में बताने वाला कोई है।
जो राज गया उसके बारे में बताने वाला तो हमारे जैसा कोई लीडर नहीं ना है। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी में भूपेंद्र झा थे, तेज नारायण झा थे, समाजवादी में उसी मिथिलांचल में डॉक्टर बैजनाथ झा थे, शिवचंद्र झा थे। तो जो समाजवादी और साम्यवादी लोग थे वो आम सभाओं में सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में, व्यवस्था के बारे में बताते थे, कैसे व्यवस्था बदलेंगे जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। अब वो युग है नहीं, हमारा वाला युग है नहीं, आना वो कोई उस राजनीतिक बात और व्यवस्था बताने वाले हैं। अब वर्तमान में नीतीश जी का राज है 20 साल से, और इस 20 साल में नीतीश के राज में बिहार के सभी पार्टी के लोग हिस्सेदार बने हैं। एक भी पार्टी नहीं बाकी है जो नीतीश के सरकार में हिस्सेदार नहीं बना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे समर्थक के रूप में हो। जैसे CPI-ML वाले कहे सरकार में नहीं जाएंगे, लेकिन समर्थन तो दे रहे थे तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बना था नीतीश के साथ। तो चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, चाहे सांप्रदायवादी हो चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे जातवादी हो और चाहे मानववादी हो, इस नीतीश के 20 वर्ष में सभी पार्टी के लोग नीतीश के नेतृत्व में कुछ न कुछ सरकार चलाए हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि अगर नीतीश खराब है, जो कहता है नीतीश खराब है, तो युवाओं को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि नीतीश खराब है तो आप भी तो नीतीश के मुख्यमंत्री मंत्री थे, तब आपके आंख में मोतियाबिंद पड़ा हुआ था, क्यों नहीं दिखाई पड़ा? अगर नीतीश खराब हैं तो तब भी खराब रहे होंगे। भाजपा के साथ आ जाए तो खराब, आरजेडी के साथ जाए तो अच्छा, आरजेडी से चले आवे तो खराब, अच्छा। ये बिहार की राजनीति जिसको कहे विकास हुआ है। दूसरी बात कि नीतीश के शासन के पहले जितना राज बना वो सब राज पर जातिवाद का ठप्पा जरूर लगा। श्री बाबू का था तो भूमिहार राज, जगन्नाथ जी का ब्राह्मण राज, के भी सहाय का कायस्थ राज, लालू प्रसाद का यादव राज, ये जो जाति के ठप्पा है। सत्येंद्र बाबू और चंद्रशेखर बने तो राजपूत का राज, लेकिन एक कर्पूरी ठाकुर का राज बना तो उस राज को किसी ने कोई जात का राज कहा, जात का राज नहीं कहा, क्योंकि उनकी जाति की संख्या ही नहीं थी। अब उनकी जाति उदंड थी नहीं जो सड़क पर लाठी लेकर के जुलूस निकाले। और इतने दिन से नीतीश हैं, ये नीतीश के राज में भी जाति का राज नहीं कोई कह रहा है कि कुर्मी का राज है, कि कोयरी का राज है, कि पिछड़ा का राज है, कि ऊंच का राज है, कि नीच का राज है। इसमें मोटा मोटी सर्व समाज सम्मिलित है नीतीश के शासन में, नीतीश के साथ सर्व समाज। तो सर्व समाज का सहयोग भी है और सर्व दल का सहयोग भी है। तो अब सर्व समाज और सर्व दल के लोग चिंतन करें। कांग्रेस भी तो नीतीश के सरकार में पार्टनर रहा है तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टनर में रहा है। तो कांग्रेस ने बताएगा कि भाई तब तेजस्वी को जो तुम नेता मान रहे थे सो क्यों मान रहे थे, अब तेजस्वी क्या गंदा हो गया? तब भी तेजस्वी तो लालू यादव के नाम पर बने थे, आप भी तेजस्वी लालू यादव का नाम रख रहे हैं, तो उसमें खराबी क्या गई, किस बात का? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे थे ना, जो 17 महीना की हमारी सरकार में आई थी तो हम लोग बेरोजगारी पे बात किए थे, नौकरी देने का भी काम किए थे। लेकिन मैं एनडीए का बात करूं तो ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना नौकरी पे बात करते हैं। सुनो, अगर बहुत बढ़िया राज चला रहे थे तो नीतीश के साथ से भाग क्यों गए? नीतीश उनसे भाग क्यों गया?
या तो तेजस्वी में दोष होगा या नीतीश में दोष होगा या दोनों में दोष होगा। कारण क्या था? जो मैं कहा 35 वर्ष के जो युवा हैं उनके पास में मोबाइल है, एआई है, उनके साधन है, खोजे कि आखिर नीतीश के साथ सरकार बनाने में गए तो फिर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो नीतीश से अलग क्यों हो गए? चाहे नीतीश उनसे अलग क्यों हो गया? ये तो दोनों वही दोनों बताएंगे ना, दोनों बताएंगे, तीसरा तो नहीं कुछ कहेगा। अगर दोनों के बीच में लेन देन का झगड़ा हुआ होगा तो सो दोनों जाने, या सरकार के अंदर भ्रष्टाचार विभाग के अंदर होता होगा, कारण झगड़ा तो इसी से होता है, या अफसर के पोस्टिंग में जातिवाद या जिसको कहिए जो मूल्य निर्धारित मापदंड है उसका कहीं ब्रेकिंग हुआ, तब नीतीश के अंदर और तेजस्वी के अंदर झगड़ा क्यों हुआ? ये तो नीतीश तो बोलते हैं ना मन से कि ऐसा हुआ, लेकिन तेजस्वी बता। नीतीश कुमार तो कहते हैं जो हम लोग को दबाव में रखा जा रहा था और काम नहीं दिया जा रहा था और क्रेडिट वो अपना नाम पे लेते थे, इसीलिए हम दोनों पार्टी छोड़ के और एनडीए में शामिल। सरकार जब बनती है, सरकार और जब मिली जुली सरकार है तो सरकार का उपलब्धि है ना, किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। कोई भी मंत्री अपने आप में अपने विभाग से संबंधित नीतिगत निर्णय नहीं कर सकता है जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगा। कैबिनेट से पास होने का मतलब जब तक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं होगी। तो या तो मुख्यमंत्री से सहमति लिए बगैर तेजस्वी अपने विभाग में मनमानी कर रहे होंगे, या तेजस्वी जो कुछ करना चाहते थे उसमें नीतीश कहीं उनको रोक रहे होंगे। यही चीज होता है ना। तो वो ना बताना चाहिए साफ साफ कि भाई किस काम तुम करना चाहते थे जो नीतीश रोक दिया, नीतीश से क्यों झगड़ा हुआ, वो तो दोनों बतावेंगे ना, उसमें तीसरा तो कोई है नहीं है। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 35 वर्ष के उम्र से नीचे वाले जो युवा है, तो 18 साल में वोटर बनते हैं, 35 वर्ष, ये 17 साल है ना बीच में, इन लोगों को, ये लोग अगर अपने को पहले मुक्त कर ले, किसी से, जातिवाद से मुक्त कर ले, संप्रदायवाद से मुक्त कर ले, पक्षपातवाद से मुक्त कर ले, व्यक्ति के मोह से मुक्त कर ले, और गुण दोष के आधार पर आत्मचिंतन और आत्ममंथन करे। कि अभी इस बार का चुनाव बिहार वहां खड़ा है कि इस पर बिहार के युवाओं का भविष्य निर्भर है, भविष्य, क्योंकि इसके बाद, इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति किधर बदलेगी, कौन धारा बिहार की राजनीति की निकलेगी, कोई नहीं कह सकता है। अनुमान भले लोग लगावे, लेकिन वो अनुमान लगाने वाले अपने किसी न किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह से प्रेरित है। किसी को नरेंद्र मोदी को देखकर के ही घृणा है, कोई रोज बैठता है तो सवेरे बैठ जाता है, घर में बैठता होगा बहुत लोग तो सवेरे बैठ के कहते होगा, आग में हवन करता होगा, स्वाहा करता है ना लोग, तो कहता होगा नरेंद्र मोदी का नाश हो, नरेंद्र मोदी का नाश हो, नरेंद्र मोदी का नाश हो। इसके अलावा उसको कुछ करता ही नहीं होगा, करता ही नहीं होगा, कर रहा है। और एक तरफ के जो लोग हैं वो सवेरे से शाम तक बैठते होंगे देश भर में तो कहते हुए कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी जिंदा रहे, नरेंद्र मोदी सबल रहे, दुनिया में नाम करे, भारत का नाम उज्जवल करे, भारत बलवान बने। अपनी अपनी दृष्टि है, दृष्टि।
अब जिसके नजर में व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी खराब है, क्यों खराब है? ये लोकतंत्र है। हाँ। तो लोकतंत्र में बहुमत कहता है कि हाँ नहीं, हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। लोकतंत्र, तो अगर बहुमत से नरेंद्र मोदी बन गए तो नरेंद्र मोदी अपने तो नहीं बन गए, या कोई 10-20 आदमी मिलकर तो नहीं बना दिया। हिंदुस्तान के 140 करोड़ में जो मतदाता है, उन मतदाताओं ने अपना मत डाला और उस मत के बहुमत के आधार पर वो बने। अब जो कोई बनते रहा है, उसी तरह बिहार में वोट पड़ेगा, अब बहुमत के आधार पर फिर सरकार बनेगी। तो करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पे बबूल के तो आम कहाँ से खाए। पहले जो वहां के जो लोग हैं वो अपने को मुक्त करे कि जाति के पीछे दौड़ना है, कि संप्रदाय के पीछे दौड़ना है, कि अंध जातिवाद के पीछे दौड़ना है, कुछ भी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं घर घर नरेंद्र मोदी बिजली दे दिया तो मेरे घर में है, ठीक बात है, मुझको भी उजला गैस मिला, ठीक बात है, मुझको भी 5 किलो दाना मिलता है, ठीक बात है, मुझे भी 6,000 रुपया मिलता है, ठीक बात है, मुझको भी आयुष्मान कार्ड मिला, ठीक बात है। ये सब अपनी जगह है, ठीक है, सबको दिए तो मुझको भी दिए। लेकिन मैं तो अपने जात के नेता में तेजस्वी के साथ हूँ। मैं वो क्या कहते हैं, रामविलास का जो लड़का है चिराग पासवान के साथ हूँ, तो मैं जीतन राम मांझी के साथ हूँ, तो मैं अपने जात के साथ हूँ। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? जो कोई आज विकास को नहीं देखते हैं, जो बिहार 2005 वाला बिहार जो था, आज वो बिहार नहीं है। हम उस बिहार को देख के आए। ये बतावे कि 2005 से पहले गांव की जितनी सड़कें हैं, वो आज जो सड़क है, क्या इस सड़क के मुकाबले में चौथाई भी सड़क थी अच्छी? क्या उस समय हर घर में बिजली थी? क्या गांव में रात भर गांव के अंदर भी शहर के जैसे चमचम जो करता है सो था? क्या इतने बच्चे ये मोबाइल लेके, लैपटॉप लेकर के पढ़ाई कर रहे थे? क्या बिहार के अंदर जो शहर का विकास हुआ है, उसमें जो इतने दुकान, इतने रोजगार, इतने एजेंसी, कोई चले जाए, हम अपने आंख के सामने देख रहे हैं। हम तो 93 से भाजपा में मधुबनी में घूम रहे हैं। आज मधुबनी शहर सकरी में सट गया। सकरी से मधुबनी तक एक ही बन गया। सड़क के किनारे किनारे कौन कौन एजेंसी सब है? 2500 मोटरसाइकिल का एजेंसी है, कौन कौन एजेंसी, कार का एजेंसी, ट्रैक्टर का एजेंसी। तो आखिर जो ये एजेंसी सब खुला हुआ है, इतनी दुकानें, तो अगर बिहार में चोरी और डकैती है रहता, अब सब वो एजेंसी लेने वाले को दुकान में से पकड़ के ले जाता, खींच करके अपहरण करता, तो ये विकास हो सकता था क्या? वो विकास नहीं है। एक एक एजेंसी में 30-30, 40-40, 50-50 लोग काम करते हैं। वो इंसान नहीं है क्या? वो जो नेतागिरी करने वाले हैं, तेजस्वी या चाहे कोई हो, चिराग या कोई हो, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उस एजेंसी में काम करने वाले। योग्यता भी ज्यादा है, क्षमता भी ज्यादा है, दृष्टि भी ज्यादा है, परिश्रम भी ज्यादा है, पसीना भी ज्यादा बहा रहा है। और अगर कोई तब भी कहता है जो बिहार में कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ बिहार के जितने हजारों लाखों लोग जो आज बिहार में विभिन्न तरह से अपने आप में जो रोजगार कमा रहे हैं, उनके पसीना का, पुरुषार्थ का अपमान है। अपमान है कि तुम का व्यक्ति समझते हो कि सरकारी नौकरी दे दे या नहीं, तो राजनीति में सब पीछे पीछे जिंदाबाद करे।
यही काम है, बाकी कोई काम है? मधुबनी शहर में हम अपने समय में देखते थे, जो आदमी इंसान घोड़ा के जैसे रिक्शा पैदल चलाता था। आज उस मधुबनी शहर में पैदल वाला रिक्शा का नामो नहीं है, एक आध दुक्के कहीं गली गुली में हो। नहीं तो उसके बाद मैकेनाइजेशन हुआ तो पेट्रोल डीजल पर चलने वाला, पेट्रोल पर चलने वाला थ्री व्हीलर आया, और अब ई रिक्शा आ गया, तो थ्री व्हीलर वाला हट गया मैदान से। अब मधुबनी में खाली घनेरों भेड़ के जैसे ये रिक्शा चल रहा है, भेड़ के जैसे। और ये सभी नौजवान हैं। कभी कोई जाके उन नौजवान से पूछने जाता है, कोई मीडिया वाला या कोई से, भाई आप क्या पढ़े लिखे हो, कितनी आपकी योग्यता है? मुझे जब कभी अवसर मिलता है तो मैं कुछ को पूछता हूँ, क्या नाम है, कहाँ तक पढ़े हैं, ये क्यों चला रहे हैं, कैसे लिए, इसका कैसे किस्त सधाते हैं, तो उनसे कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन वो जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, वो कोई जाति विशेष नहीं है। उसमें ब्राह्मण के लड़के भी हैं, राजपूत होशियार के लड़के भी हैं, उसमें यादव के भी लड़के हैं, उसमें मुसलमान के लड़के, उसमें हिंदू के लड़के, सभी जाति के लोग अपने ढंग पर अपने परिवार के लिए अवसर मिला है तो अलग अलग ढंग का धंधा, क्या कहते हैं, रोजगार खोज के वो दौड़ रहे हैं उसके पीछे। और कुछ लोग हैं जो कोई रोजगार नहीं है तो अपने जाति के नेता के पीछे हल्ला करके दौड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी बिहार गए थे, बिहार दौरे पे गए थे, 14वां बार दौरा उनका था। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे जो प्रधानमंत्री बिहार इसलिए आते हैं जब बिहार में चुनाव है, चुनाव के बाद तो फिर वो बिहार को भूल जाएंगे। देखो अब वो क्या कहते हैं हम उन्हें कहेंगे। मैंने आपको कहा ना कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, मैं उस पर नोटिस भी नहीं लेता हूँ, न उसका जवाब देता हूँ, नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने को तेजस्वी यादव के हैसियत के बराबर नहीं मानता हूँ। मेरा बाप स्वतंत्रता सेनानी था, अपने हाथ से हल चलाया, गाय का दूध निकाला, भैंस का दूध निकाला, चटाई पर सोया। तो मेरी यात्रा जहां से शुरू है और यहाँ तक आया हूँ, तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में पैदा लिया, तो मेरे शरीर के में एक रग में खून है, वह स्वतंत्रता सेनानी का है, जो देश के लिए अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए मेरा खानदान खड़ा हो गया था कि धन जाएगा तो चले जाए, जवानी जाए तो जाए, जेल में मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन देश को आजाद करके रहेंगे। तो मेरे में तो उस महान पुरुषों का खून है ना, हम में तो उन्हें खून नहीं है जिसका अपहरण कर लो, इसको कैद कर लो, उसको लड़ा दो, जाति के नाम पर लड़ा दो, लाठी में लाठी लड़ा दो, चोर बेईमान के साथ ले आओ, जिससे जो भ्रष्ट से भ्रष्ट काम हो, अधम से अधम काम हो, किसी तरह करके कुर्सी पर बैठ के अपना पावर चलाओ। रास्ता अलग है, रास्ता अलग है। लेकिन मैं एक बात और करूं, जो अभी प्रशांत किशोर अपना बिहार बदलाव यात्रा निकालते हैं, अलग अलग जाते हैं, जनसभा करते हैं, उनका तो सीधा तौर पे कहना है जो बिहार में तो एनडीए आना ही नहीं है, या तो पुनः फिर जंगल आ जाएगी, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर है। उनको दिव्य दृष्टि होगी, विद्वान आदमी है। और जब वो इंडिया टीवी पर मैं देख रहा था कि सर्वे किया था, तो उनको कहा प्रशांत किशोर को कितने लोग लाइक करते हैं, तो इंडिया टीवी वाला कहा 7 की 8%। 8%। तेजस्वी को कितना, तो कहा 32 की 33%। नीतीश को कितना, तो कहा 14 की 15%। तभी तो प्रशांत किशोर से 2 गुना है ना रैंकिंग नीतीश का। और उस सर्वे वाला तो कहेगा झूठा है, तो भाई झूठा है तो सब है।
पूरी इंडिया टीवी पर बता रहा था बिहार का, अब बताते रहते हैं ना कि अब सर्वे हुआ तो ये आया, ये आया। तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि 6 से 7% है। अभी जो तेजस्वी हो, नीतीश भी इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए हैं, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज है, वो सब अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। लेकिन राजनीति अपनी जगह पर है। मैं शुरू में कहा कि जो लोग भी पत्रकार हो, कोई हो, आज बिहार के बारे में सोचते हैं तो 98% सोचते हैं तो वो गिद्ध के जैसे जाति पर ही सोचते हैं। कौन किस जाति का है? तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का 7% वोट है। तो क्या मतलब? क्या मतलब? वो सब ब्राह्मण 7% है तो प्रशांत किशोर के पीछे है। तो गांव के करो अब बेच खा बखो, ब्राह्मण 7% है या 6% है। अब ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा दूरदृष्टि, सबसे ज्यादा कॉन्शस है समाज में। वो बहुत लंबी दृष्टि से सोचते हैं। और आज के तारीख में मैं कह सकता हूं, इस विषम परिस्थिति में ब्राह्मण एल्ड्रिन पी के सुसाइड करना पसंद करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी को वोट देना पसंद नहीं करेगा, चाहे उनके मन के लायक हो या नहीं हो। भाजपा उनके मन के लायक न भी हो, उनको कोई मन में तकलीफ भी हो भाजपा से, लेकिन तब भी वो भाजपा को वोट देंगे। ये आपका पूरा दावा है? मेरा दावा नहीं है, अहंकार नहीं है। मैं जो इतने दिन तक राजनीति को देखते आया हूं, उस राजनीति की धारा को देखा हूं। क्योंकि मैं मधुबनी में था, मैं तो ब्राह्मण विरोधी राजनीति किया था समाजवादी आंदोलन में। आज मधुबनी में 80% 85% ब्राह्मण ही भाजपा के वोटर है। हुकुमदेव नारायण यादव जैसा ब्राह्मण विरोधी राजनीति करने वाला और सबसे ब्राह्मण का प्रभाव वाला मधुबनी से लगातार 4 बार से जीत रहा है। एक बार 99 में जीते, 5 बार से मधुबनी में चुनाव जीत रहा है। यही थर्मामीटर है, यही थर्मामीटर है। जब ब्राह्मण हुकुमदेव नारायण यादव जैसे ब्राह्मण विरोधी राजनीति करने वाला व्यक्ति को भी राष्ट्र के हित में, दीर्घकालीन हित में, सनातन धर्म के हित में हुकुमदेव नारायण यादव को अगर वो पचा सकते हैं, तो फिर उनके सामने पचाने के लिए बचता क्या है? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, हमारी परंपरा सर्वोपरि है। पहले सनातन रहेगा तो ब्राह्मण, भूमिहार, यादव और राजपूत रहेगा। अगर सनातन नहीं रहेगा तो तुम कहां रहोगे? तुम कहां रहोगे? अगर सनातन रहेगा तब यादव जदवंशी का इतिहास पढ़ेंगे, जजाति से लेकर के और जदू तक, कि हम चंद्रवंशी हैं। तब जब सनातन हो तब तुम चंद्रवंशी हो, तुम सूर्यवंशी हो। आज जिस दिन सनातन ही नहीं रहेगा तब तुम कौन वंशी हो, क्या बताओगे? लठ लेकर के जो हिंदुस्तान में गाड़ के, झंडा गाड़ के कहेगा कि तुम सब मेढक वंशी हो, तो बोलोगे मेढक वंशी है। ये है अस्तित्व का संघर्ष, अस्तित्व का। हम जाति के नाम पर लड़ेंगे, ब्राह्मण से लड़ेंगे, ऊंची जाति के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ऊंची जाति के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऊंची जाति के खिलाफ लड़ते लड़ते
हम भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के सनातन की धुरी को टूटने नहीं देंगे, नहीं टूटने देंगे। सनातन है इसीलिए यदुवंशियों के वंश का भी इतिहास है। सनातन है तो क्षत्रिय के वंश का इतिहास है, भूमिहार के वंश का, काष्ठ के वंश का, निषाद के वंश का। सनातन है तो महर्षि वेद व्यास तक निषाद भी अपने को जोड़ते हैं। सनातन है तो महात्मा विदुर तक या धानु क्योटमत भी अपने को जोड़ते हैं। सनातन है तो महर्षि वाल्मीकि तक आज हमारे ये सफाई कर्मी भाई जो हैं सो वाल्मीकि से अपने को जोड़ते हैं। सनातन है तो आज मुसहर भाई सबरी माता से अपने को जोड़ते हैं। इनका इतिहास भी सनातन है, इसलिए इतनी प्राचीन अपने इतिहास तक जाते हैं। आज जिस दिन सनातन नहीं रहेगा, न रामायण रहेगा, न गीता रहेगा, न वेद रहेगा, न पुराण रहेगा, तो कौन चीज खोजोगे? अंग्रेज तुमको बता देगा अपने वंश का इतिहास, आके मुगल राज में बता देगा तुमको वंश का इतिहास। लास्ट वाला एक और हमारा है, जैसे आप तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और बिहार की राजनीति पूरा लंबे समय से आप देखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी टाइम से आप देखे हैं, तो जब से देश आजाद हुआ उसके बाद जो है जो सीडब्ल्यूसी की बिहार में पहली बैठक थी, लगभग उसमें बात करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थे और तमाम लगभग 170 नेता उसमें शामिल थे। तो क्या लगता है जो एनडीए पर कितना असर पड़ने वाला है? 170 रही 1070 हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? गांव में जो बारात जाता है, जाती है ना बारात, तो जब तक दरवाजे पर बारात है, धूमधाम है, चक्कर है, सब मिलके खाते पीते हैं, तब तक बारात है। अब बारात जब चली गई तो किसी एक के दरवाजे पर जाती है, बारात अपने अपने घर गई। बारात के लोग तो अपने अपने घर चले गए ना। जब तक दूल्हा के साथ है तब तो जमात है, दूल्हा गया कहीं, अब बारात गई कहीं, तो वहां जाके अपना करे, मीटिंग करे। अब उसका लोग पर मैं फिर कहता हूं, उस पर लोग पर क्या असर पड़ेगा सो बिहार के लोग जाने। अभी तो सब कह रहा है समूचे बिहार हमरे है। गांव के करो बेच खाए बक्खो, धिया पुता के करो घिढारी करे बंगरू। कौन क्या बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, भाषा कहने का तरीका कैसा है, उसके सिस्टम, उसके शील स्वभाव कैसा है, बोलने वाला मर्यादा में रहता है, बोलने वाला का व्यवहार सही है या नहीं, वाणी में संयम है या नहीं। आज जो भारत है वो भारत इस सब का मूल्यांकन करता है। ये नहीं है कि मेरे पीछे अगर 100, 200, 500 आदमी गुंडा के जैसे कूद रहा है तो वही सत्य है। भारत जो भारत है असली, शिक्षित भारत, साक्षर भारत, युवा भारत, वैज्ञानिक भारत, तकनीकी भारत, ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में नई राह और नया अनुसंधान करने वाला भारत, विश्व के सभी संपन्न राष्ट्रों की तकनीक के आगे अपनी तकनीक निकालने वाला भारत, उस भारत को उनसे क्या लेना देना है? उस भारत वाले को उसे क्या लेना देना है? एक वो भारत है युवा वर्ग में जो आइंस्टाइन के जैसे, हमारे ऋषियों मुनियों के जैसे, वो अपने जिस क्षेत्र में लगा हुआ है एकाग्र चित्तता के साथ, पूर्ण साधना के साथ, एक नई दृष्टि के साथ, नई दिशा के साथ, नई उड़ान तक देश को ले जाने के लिए रात दिन सोचता है। मैं उस भारत की बात करता हूं। आज जो भारत चौराहे पर
ये माँ बहन की गाली देने वाला भारत है, शराबी के जैसे लड़ने वाला भारत है, वाणी की मर्यादा नहीं है, आचार विचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। और जो भारत उसके पीछे दौड़ रहा है, मैं उस भारत के प्रति सोचता ही नहीं हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन इन हे परमात्मा, इन नादानों को बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तो आज देश में कोई पार्टी तो अपनी जगह है चुनाव लोकतंत्र में, लेकिन आज दो भारत है। एक भारत है जो अपनी विद्या से, बुद्धि से, तेजस्विता से, प्रतिभा से, क्षमता से, योग्यता से, वैज्ञानिकता से, अनुसंधान से और अपनी दिव्य दृष्टि से विश्व में सर्वश्रेष्ठ अपने को सिद्ध करने का संघर्ष कर रहा है, वो भारत है। एक भारत है जो जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, परिवार के नाम पर अपने में लड़ रहा है कि कुर्सी मेरी, तेजस्वी कहे मेरी, तेज प्रताप कहे मेरी, वो कौन आर्जा है वो बहन वो मेरी, मीसा भारती कहे मेरी। एक भारत वो है। मैं उस भारत पर हंसता हूँ, उनका नोटिस भी नहीं लेता हूँ। और दुर्भाग्य है कि आज जो पत्रकार सब आते तो उसी भारत के बारे में पूछते हैं। बंदर के जैसे लड़ने वाले भारत से पर पूछते हैं। जब मेरे पास में फुर्सत नहीं है वो सब देखने का। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? मैं कहा ना, किसी की सरकार नहीं, सरकार आएगी, भारत राष्ट्र धर्म की सरकार आएगी। सरकार आएगी, सनातन की सरकार आएगी। सरकार आएगी कि पहले राष्ट्र बचेगा, पहले मेरा धर्म बचेगा, मेरा राष्ट्र बचेगा, मेरी संस्कृति बचेगी, तब हमारे वंश का इतिहास बचेगा। तो ये वो भारत विजयी हो। कौन शामिल है? हम शामिल किसी को नहीं कर रहे हैं। आप क्यों मुझको पूछते हैं? मैं आम नागरिकों को कहता हूँ, वोट हर मतदाता को कहता हूँ, जो मतदाता है जिसके अंदर ये चेतना है। हाँ, वो सबल भारत कि सबको रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, वो भारत जिसको जीएसटी माफ होने से जिस भारत को लाभ मिल रहा है, वो भारत। और जीएसटी माफ होने से मोटरसाइकिल पर 20,000 से 30,000 रुपया जिसको कम में मोटरसाइकिल मिल रहा है, वो भारत कहाँ जाएगा? कार पर जीएसटी खत्म होने से जो 50,000 60,000 तक का जो दाम कम हो गया, तब मोटरसाइकिल वाला वो कार खरीदने जाएगा, उसके चेहरे पर जो चमक है, वो भारत जिसको सस्ता में मक्खन मिलेगा, चीज मिलेगा, पनीर मिलेगा, पाव रोटी मिलेगी, जिसको सस्ता में भोजन मिलेगा बिना टैक्स का। ये तो समाजवादी लोहिया कहते थे। वो भारत। आज आप जीएसटी का बात किए तो छोटा सा एक और मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब जीएसटी पूरा लागू किया गया था, आपने किया, तेल किया, कार किया, दूध या पनीर का बात करें, तमाम चीजों पे जीएसटी लागू कर दिया गया। आप भी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, तो आप लोग उस टाइम पे कुछ आंदोलन किए नहीं थे। आज आप जीएसटी हटा दिया गया है तो आप लोग बोलते हैं हम लोग ये भारत का बात करते हैं, वो भारत की बात करते हैं। ठीक बात है। जिस समय हम जीएसटी लगाए थे, उस समय जीएसटी का विरोध करने वाले कहते थे गब्बर सिंह टैक्स। हमने नहीं कहा था। गब्बर सिंह टैक्स जिसने कहा था उससे पूछिए। और उस समय हमने जीएसटी को लगाया, मूल्यांकन किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद ऐसा महसूस किया कि नहीं, सरकार का काम है समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, जिसको कहते हैं असेसमेंट करना एंड एनालाइज करना। निरंतर ये प्रक्रिया है। उसमें लाने के बाद हमने सोचा, हम जब 5 किलो राशन दे रहे थे लोगों को, उस समय से सोच रहे थे कि इनको राशन तो देते हैं, लेकिन इसमें भात और दाल के बाद जो उसमें और कुछ चाहिए, तेल घी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, थोड़ा
दूध भी चाहिए। हम्म, तो ये सरकार का एक असेसमेंट है जो कहते तब क्यों नहीं सोचे। हम्म, तो यही बात तो देश में है, जब राहुल पूछता है तो कहता है तो तब तुम्हारा नाना जवाहरलाल क्यों नहीं सोचा। हम्म, तो छोड़िए ना उसको, हम्म, भाई तब की बात क्यों करते हैं आप भूत में। भूतकाल में जो कुछ भी हुआ हम्म, उसके अंदर उसका परिमार्जन किया जाता है और परिमार्जित होते रहना चाहिए। हम्म, कपड़ा को धोते रहना चाहिए, गंदगी निकलेगी। हम्म, अब कोई ये प्रश्न पूछे कि आज अपने कपड़ा को आप रोज धोते हैं और आपका बाप तो नहीं धोता था। ये मूर्खता का सवाल है, हमारे बाप के समय में साबुन था ही नहीं। हम्म, इसीलिए वर्तमान में हम्म, वर्तमान में हमें क्या करना है हम्म, और वर्तमान के देखते हुए हमको भारत को किस दिशा में ले जाना है, हम्म, ये हम अपने तौर पर निर्धारित करेंगे। आपको अपने तौर पर निर्धारित करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, सी न्यूज दिल्ली।